तो अभी हम लोग 6.2 का फोर्थ सम कर रहे हैं। तो इसमें है क्या, पहले धीरे धीरे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला है कि हमेशा ये जो 6.2 के रिलेटेड सम्स है पूरे सम्स को एक बार एक साथ पढ़ने से डरना नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और इस हिसाब से फर्स्ट स्टेप मतलब कि हमारा डायग्राम बनाने का जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट करेंगे। Two poles of height 18 meter and 17 meter are erected on a ground. मतलब दो पोल्स है, पोल्स मतलब तो सबको पता ही रहेगा, हम लोग फ्लैग होस्ट करते हैं तो वो जो रॉड के ऊपर वो फ्लैग जो होता है उसको बोलते हैं रॉड। तो ऐसे दो पोल है, एक है 18 मीटर का और एक है 7 मीटर का, राइट। फिर the length of a wire fastened at their tops in 22 meters, मतलब इन दोनों के टॉप को दो एक वायर से टाई किया हुआ और वो वायर का लेंथ है 22 मीटर। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन दी है और हमें बोला है फाइंड द एंगल मेड बाय वायर विद द हॉरिजॉन्टल। अब ये क्या है, एंगल क्या है वो समझो। हमेशा हम लोग ने अभी तक जो सम किए उसमें हाइट ही पूछी रहती थी, हाइट ऑफ द चर्च या हाइट ऑफ द बिल्डिंग, पर ये सब में हमको क्या पूछा, एंगल पूछा। एंगल मतलब थीटा, ठीक है। तो पहले ये डायग्राम को कंप्लीट करते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब हम अपना बेस बना देंगे। हमेशा मैंने बोला है कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है तो उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना वो एंगल बनेगा जो हमने कंसीडर करेंगे थीटा। ये सारी चीजें तो 90 पर ही रहती है, पोल और बिल्डिंग या कुछ भी हो, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्री में जरूरी है कि 90 डिग्री हो तो ही हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। तो पहले ये डायग्राम जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो हम बराबर से वापस समझ लेते हैं और फिर उसका हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं कि टू पोल्स है जिसकी हाइट है 18 मीटर और 17 मीटर। तो दो पोल्स खड़े कर दिया, एक 18 मीटर था और एक 7 मीटर था, मतलब मुझे हाइट पता चल गई कि एक बड़ा है और एक छोटा है। इसके बाद बोला है कि उन दोनों के टॉप को एक वायर से बांधा है, मतलब टाई किया है। उस वायर की मेजरमेंट कितना दिया है, 22 मीटर। इसके अलावा हमको कुछ नहीं दिया और हमको फाइंड आउट करने बोला है कि एंगल वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना है, मतलब कि हमको थीटा फाइंड आउट करना है। अभी तक हमने जो भी सम किए थे ना उसमें एंगल की वैल्यू दे ही देती थी, पर ये सम में हमको एंगल की वैल्यू नहीं दी है, हमको एंगल ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले इतना समझ लिया है हमने, डायग्राम को नेमिंग भी दे दी है, मेजरमेंट्स भी लिख लिए। अब हमारा सेकंड स्टेप आएगा। सेकंड स्टेप अगर तुम रिवाइज करोगे तो मैंने बोला था कि डायग्राम में कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो हमको लिखना है। अगर तुम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो तो हमको दो पोल्स दिखाई देंगे और एक वायर दिखाई देगा, बस। इसके अलावा और कुछ मेंशन भी नहीं है और बाकी चीजें दिख नहीं सकती है रियल में। तो हम लोग लिखेंगे लेट BE and CD represents the two poles, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे कि ED represent the wire, ED represent the wire, ठीक है। BE और CD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टू पोल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे दो बिल्डिंग रिप्रेजेंट कर रही थी वैसे टू पोल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। और ED वायर है जो दिखेगा, इसके लिए मैंने वो भी मेंशन किया। तो यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया। अगर हम लोग थर्ड स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं तो थर्ड स्टेप में हम लोग क्या लिखते हैं, जो वैल्यूज दी हुई है वो हम लिखेंगे। मतलब BE का वैल्यू, टोटल BE का वैल्यू कितना दिया है, 18 मीटर। CD का वैल्यू दिया है 7 मीटर और ED का वैल्यू दिया है 22 मीटर, ठीक है। इतनी वैल्यू दी हुई है, ये भी हमने लिख लिया। यहाँ पर हम लोग है ना एक स्टेप लिखना पड़ेगा कि हम लोग को यहाँ पर एंगल पूछा है, तो मैं डायरेक्ट सम जो फोर्थ स्टेप पे हम लोग डायरेक्ट सम करते हैं वो हम लोग करेंगे नहीं, तो उससे पहले एक लाइन लिखेंगे
पहले इतना समझ लीजिए। फर्स्ट स्टेप में मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, नेमिंग दिए, मेजरमेंट्स लिखे, या मैंने बोला थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और ड्रॉ करना है। सेकेंड स्टेप में हमने रिप्रेजेंट किया है कि डायग्राम में कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसके लिए भी मैंने तुमको टेक्निक बोला था कि क्वेश्चन पढ़ते जाओ, उसमें से जो रियल में चीजें दिखती है वो चीजें रिप्रेजेंट करो। जैसे पोल्स दिखते हैं और वायर दिखता है, तो वो दोनों चीज हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी। थर्ड स्टेप में हमने क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज दी रहती है वो लिखते हैं। तो बी का वैल्यू मतलब पूरे पोल का वैल्यू, एक पोल का वैल्यू दिया था 18 मीटर, दूसरे पोल का वैल्यू मतलब सीडी का दिया था 7 और वायर जो है अपना ईडी वो दिया है 22 मीटर, वो लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर सम स्टार्ट करेंगे। अब फोर्थ स्टेप स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर बताऊंगी कि ये थीटा क्या है। तो हम लोग को जो पूछा है ना, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल, हम लोग उसको लिखते हैं लेट द एंगल मेड बाय द वायर। मैं पूरा क्वेश्चन में से ही कॉपी कर रही हूँ। विद द हॉरिजॉन्टल बी थीटा, जिससे मैं क्वेश्चन में क्या लिखूं तो मैं बता सकूं कि भाई ये थीटा है ना, वही मेरा एंगल है। तो हमने वही क्वेश्चन में से कॉपी किया, लेट द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल बी थीटा, मतलब हमारा एंगल हमारा क्या है अभी, थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तुमको हमने एक चीज बोली थी कि अगर कोई रेक्टेंगल आता है ना, शेप रेक्टेंगल, तो हम लोग सबसे पहले रेक्टेंगल बता देते हैं कि हाँ ये है रेक्टेंगल। उसके लिए मैं एक लाइन जो मैंने मेरे ख्याल से बिल्डिंग वाले सम्स जो हमने किए थे ना, उसमें मैंने नहीं लिखा था पर मैं अभी लिखवा रही हूँ। हमने ये अपने मन से ड्रॉ किया है, वो लोग ने तो बोला नहीं है। ठीक है, ग्राउंड तो चलो हमको ये अज्यूम करना रहता है कि ये ग्राउंड है, पर ये लाइन मैंने खुद से अपने आप से ली है। तो मैं ये बताऊंगी कि ड्रॉ BA परपेंडिकुलर टू DE। ये मैं रिप्रेजेंट मतलब ये मैं ड्रॉ करके, क्योंकि मैंने अपने मन से ये ड्रॉ किया तो मैं लिखकर बताऊंगी। सेम हमको बिल्डिंग में भी ऐसा लिखना चाहिए, जो हमने अपने आप से लाइन खींची थी ना, दोनों सब जो बिल्डिंग के थे, तो उसमें भी हम ये लाइन मेक श्योर करेंगे कि हम लिखे। और उसके बाद मैं डायरेक्टली बता दूंगी कि ABCD क्या है, रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अभी पहले ये बात समझ लेते हैं। यहाँ पर ये एक चीज है जो हमने नहीं की है, वो क्यों लिखी है, क्योंकि ये सब में हमको कोई साइड की वैल्यू नहीं पूछी है, एक एंगल की वैल्यू पूछी है। इसके लिए हमने ये वाली लाइन ऐड की है, क्योंकि यहाँ पर एंगल पूछा है, तो एंगल को हमने थीटा कंसीडर किया है। ठीक है, और यहाँ पर ये रेक्टेंगल जब भी तुमको बताना है कि हाँ ये रेक्टेंगल है, तो तुम ये बताओ कि पहले तुमने ये खुद से जो अपनी लाइन ली है ना, वो परपेंडिकुलर है, कि BA इज परपेंडिकुलर टू B। वो ये हमको मेंशन करना पड़ेगा, जो मैंने पहले दो सम जो बिल्डिंग वाले सम थे उसमें नहीं लिखा था। मैंने डायरेक्टली बोल दिया था कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, पर अब हमको ये लाइन लिखनी है परपेंडिकुलर। रेक्टेंगल से पहले तुमको ये लाइन लिखनी है कि तुम बताओ कि भाई यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है। ये जो तुमने लाइन खींची वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, सीधी परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, अब ABCD रेक्टेंगल हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। पर BC और AD दोनों की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो वो लिखकर कुछ फायदा नहीं। यहाँ पर मैं ये लिख सकती हूँ कि CD और ये AB ये दोनों सेम रहेंगे, तो CD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 7 मीटर। क्यों, तो ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बराबर से समझते हैं। यहाँ पर हमने ये पार्ट में बहुत सारी चीजें नहीं की है, अलग की है, जो हमने पहले के 3 सम में अभी तक ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं किया। लेट द एंगल, ये एंगल लिखा है हमने क्वेश्चन में से, क्योंकि हमको ये क्वेश्चन में कोई साइड की वैल्यू नहीं पूछी है, एंगल की वैल्यू पूछी, तो वो हमने थीटा कंसीडर किया। फिर मुझे यहाँ पर रेक्टेंगल दिख रहा है, तो कभी भी तुम रेक्टेंगल का यूज करने वाले तो उससे पहले बता दो कि ये जो तुमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है
अपने विषय में जो डी है वो परपेंडिकुलर है बीई को, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। और फिर बता दो कि एबीसीडी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल वैसे भी दिख ही रहा है, अगर रेक्टेंगल है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है, पर यहाँ पर ये दोनों ऑपोजिट साइड लिखकर कुछ फायदा नहीं, क्योंकि ना बीसी की वैल्यू पता है ना एडी की वैल्यू पता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं। मेरे पास सीडी की वैल्यू है, तो सीडी किसको इक्वल रहेगा, एबी को, ठीक है। तो सीडी और एबी दोनों कितना हो जाएगा, 7 मीटर, इतना हो गया। अब यहाँ पर सी एबी का वैल्यू, ये वाला वैल्यू कितना हो गया है, 7, क्योंकि ये 7 तो ये भी 7। अब पूरे अगर सम की बात करें, पूरे साइड की, ये पूरा जो ईबी है वापस से समझना, क्योंकि अपना जो ट्राइंगल है तुम सोचते रहोगे मिस हम ये रेक्टेंगल का पार्ट तो चलो दिखता है तो हमेशा लिखते ही है कि ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर ये दोनों साइड्स नहीं थी तो हमने नहीं लिखी, यहाँ पर ये इस साइड की खाली वैल्यू पता थी तो मैंने लिखी। पर ये बात, इस ट्राइंगल में हमारे पास खाली एक ही वैल्यू है 22, और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री तो ट्राइंगल में ही यूज करते हैं, तो अपने पास एक ही वैल्यू है ट्रायंगल की, तो मुझे कुछ और एक वैल्यू तो ढूंढनी ही पड़ेगी, तभी मैं कुछ सम स्टार्ट कर पाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए ये ढूंढने के लिए, क्योंकि ये वैल्यू तो मिल नहीं सकती क्योंकि अपने पास बीसी नहीं है, तो मुझे एडी भी नहीं मिलेगा, इसके लिए मैं वो नहीं देख रही हूँ। मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये पूरा बीई, ये पूरी साइड जो है बीई, वो किससे बनी है, तो ईए और एबी से। तुम देखो ईए और एबी से, तो ईए प्लस एबी, बी का वैल्यू मतलब पूरे पोल का वैल्यू हमको पता है 18 मीटर है, ये पूरे पोल का वैल्यू है ना, पोल में जो पोल बोले 18 मीटर और 7 मीटर के, तो ये पूरा तो 18 दिया ही हुआ है। ईए मतलब ये वाला पार्ट मुझे पता नहीं है, तो मैं वो ईए का ईए ही लिख रही हूँ, और एबी का वैल्यू कितना है जो हमने रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी से यूज किया, वो है 7। अब मुझे ईए ढूंढना है, तो ईए यहाँ पर ही रहेगा और 7 इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि वो इज इक्वल टू को क्रॉस कर रहा है, तो 18 माइनस 7 कितना होगा 11, इसको सीधा लिखोगी तो EA इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे EA की वैल्यू कितना मिल गया 11। तुमने देखा कि मैं जो भी चीजें मिलती है ना मुझे, वो मैं तुरंत तेरा डायग्राम में लिख देती हूँ। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं कि मुझे नेक्स्ट स्टेप थोड़ा समझने में हेल्प हो, डायग्राम को देखकर मैं कुछ सोच सकूं, इसके लिए जैसे जैसे वैल्यू मिलती है ना प्लीज यहाँ पर डायग्राम में सब्स्टिट्यूट करते जाना। जैसे मुझे AB का वैल्यू 7 मिला, मैंने तुरंत बता दिया कि ये CD 7 है तो AB 7 है, तो तुरंत लिख दिया क्या इतना पार्ट AB वाला पार्ट 7 है, और ये पूरा EB कितना है 18 है, ठीक है। तो ये पूरा किससे बना है EA प्लस AD से, तो अगर EB 18 है, EA हमको पता नहीं है और AB का वैल्यू है 7, तो ये वहां पर रहेगा, ये वहां गया, तो EA का वैल्यू मिल गया 11। अब हमारा नॉर्मल सम स्टार्ट करेंगे, जिसमें तुम लोग फोर्थ स्टेप में तुमने देखा, ये बार हमने फोर्थ स्टेप स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी अलग अलग चीजें की, वो एंगल को थीटा कंसीडर किया, फिर रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी किया, फिर ये वाला पार्ट भी किया कि जिसमें पूरी साइड, क्यों मैं ये सब कर रही थी क्योंकि मेरे पास ट्राइंगल में से खाली एक ही वैल्यू थी, एटलीस्ट मेरे पास 2 वैल्यू तो होनी चाहिए, या तो एंगल और साइड या तो 2 साइड, कोई भी 2 चीज रहेगी तो ही तुम ढूंढ सकते हो। इसके लिए मैंने ये सेकंड चीज फाइंड आउट करने के लिए ये सब स्टेप्स किया, ये रेक्टेंगल तो, और रेक्टेंगल वाला पार्ट है ना दिमाग में बिठा दो कि अगर तुमको कोई रेक्टेंगल शेप दिख रहा है ना, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी ही है कि ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, बस यही वाली प्रॉपर्टी। और ये वाला पार्ट हमने ये वैल्यू ढूंढने के लिए किया। अब हमारे नॉर्मल स्टेप में हम लोग क्या लिखते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है EDA, EDA। अभी इन ट्राइंगल फिर हम लोग सोचेंगे अभी कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो ये अपना एंगल है, ठीक है, इसके लिए ये साइड
और ये साइड, क्योंकि हमारे पास ये दोनों वैल्यू है तो हम लोग सोचेंगे कि इस एंगल के लिए कौन सी साइड है, तो इसके लिए कौन सी साइड होती है, ऑपोजिट। इसके लिए कौन सी साइड होगी, ऑपोजिट। और ये वाली साइड क्योंकि वो 90 के सामने वाली साइड है तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो हमको ऐसा कोई फॉर्मूला लेना है जिसमें ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस, ऐसा कोई ट्रिगो का रेशियो लेना है जिसमें देखो ये एंगल को अगर कंसीडर करोगे तो ये वैल्यू है ऑपोजिट और ये है हाइपोटेन्यूस। तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस किसका वैल्यू है, साइन का। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, साइन तो वैसे का वैसे ही रहेगा, थीटा ही तो हमको ढूंढना है क्योंकि हमारे पास वैल्यू ही नहीं है ना, थीटा की वैल्यू है ही नहीं अपने पास, तो थीटा मैं वैसे का वैसे लिख रही हूँ। ऑपोजिट साइड, तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है, ई ए, ये लिखेंगे। ठीक है, फिर हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या है, ई बी, तो ई बी था। ठीक है, अब मैं आपका कंटिन्यू कर रही हूँ ये रख करके। अब यहाँ पर मैं ऊपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो साइन वैसे का वैसे, थीटा भी वही है, ई ए का वैल्यू कितना है 11 और ई डी का वैल्यू कितना है 22। दोनों 11 के टेबल में जाएंगे ना, 11 1 जा 11 2 जा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी 1/2। ठीक है, पर रियल में, और यहाँ पर बट रियल में साइन कौन सी वैल्यू हाफ आती है वो तुम टेबल में देखो। यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, पर तुम लोग टेबल में देखो कि साइन की कौन सी वैल्यू हाफ आती है। यहाँ पर हमारी क्या है, ये साइन थीटा की वैल्यू हाफ आई है, पर टेबल में देखो साइन कौन सी वैल्यू हाफ आती है, तो तुम टेबल में चेक करो पहले कि कौन सी साइन के टेबल में, मतलब साइन टेबल में साइन की वैल्यूज में कहां पर हाफ आता है, तो 30 में हाफ आता है, बराबर। तो तुम देखोगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, पर रियल में साइन 31/2 होता है। टेबल के हिसाब से 1/2 वैल्यू कब आती है साइन की, जब 30 होता है तब। तो देखो ये दोनों सेम है, साइन साइन, ये दोनों सेम है, हाफ हाफ, तो थीटा और 30 भी सेम ही रहेगा। इसका मतलब है थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30। थोड़ा अलग सम था ये, K2 सम है, थोड़ा समझना भी। आज के जो भी सम है ये वीडियो में कराने वाली हूँ सारे डिफिकल्टी है, कोई इजी वाले सम है ही नहीं, तो तुमको बराबर से समझना ही पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वापस वापस सम को वीडियो को देखना समझना, और फिर कुछ नहीं समझ में आया तो फिर मुझे क्लास में पूछना। ठीक है, ये सब पार्ट तो मैंने समझा दिया, अभी ये पार्ट मैं बता रही हूँ कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में एडीए लिया, तो इसमें पहले साइन थीटा हमने क्यों लिया, क्योंकि इस एंगल के लिए ये ऑपोजिट साइड के लिए हाइपोटेनियस था, और ऑपोजिट अपन हाइपोटेनियस किसका वैल्यू है, साइन था। ठीक है, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की ऑपोजिट की, हाइपोटेनियस की, थीटा की तो हमें पता ही नहीं थी क्योंकि वही फाइंड आउट करना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद दोनों 11 के टेबल में कट हुआ, तो साइन थीटा की वैल्यू आई 1/2, पर रियल में टेबल में अगर देखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 आती है, तो फिर थीटा की वैल्यू क्या मिल गई तुमको, 30। अब तुमको लास्ट में पूरा लिखने का कि द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर ये सब कंप्लीट हो गया क्योंकि मुझे एंगल मिल गया, ये एंगल ही हमको फाइंड आउट करना था, और हमने एंगल को पहले ही बता दिया था कि वो हमने क्या लिया है, थीटा, और हमको थीटा मिल गया, मतलब हमारा सम कंप्लीट। वापस बता रही हूँ, 4 स्टेप में था, पहले डायग्राम बनाया, सेकंड स्टेप में हमने रिप्रेजेंट किया चीजें कि क्या कौन सी चीज क्या बता रही है, पोल्स वायर को। थर्ड सम में हमने वैल्यूज जो लोग ने दी थी टेक्स्ट मतलब क्वेश्चंस में वो लिखा। फोर्थ स्टेप स्टार्ट करने से पहले ये हम लोग एक्चुअल में इन राइट एंगल ट्रायंगल वाले पार्ट को हम लोग फोर्थ स्टेप समझते हैं, पर रियल में उस स्टेप को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज नहीं थी, तो उसको ढूंढने के लिए हमने पहले ये रेक्टेंगल है वो बताया कि अगर ये रेक्टेंगल है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेगी, ये दोनों 7 7 आ गया।
फिर ये पूरा पोल जो 18 मीटर का था, मतलब EB 18 का था, जिसमें से AB 7 था, तो ये स्टेप करके कि कौन किस मतलब B किससे बना है, तो EA और AB के प्लस से जिस बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो मुझे EA का वैल्यू मिल गया। एक बार मुझे EA का वैल्यू मिल गया तो अब मैंने वो फोर्थ स्टेप वाला पार्ट है ना जो इन राइट एंगल ट्रायंगल EDA वो स्टार्ट कर दिया, ट्रायंगल का नाम, फिर ट्रिग्रो का रेशियो फाइंड आउट किया, कौन सा लेना है वो सब। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब खत्म हो गया। अब सम नंबर में सेकेंड करवा रही हूँ, 6.2 का सेकेंड सम, ये भी K2 ही है, सारे सम मैं K2 ही दे रही हूँ, इस सबको बराबर से समझ में आ जाए। तो अभी ये सब में भी हम लोग के वही 4 स्टेप रह गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप, और अभी सबको याद आ जाना चाहिए कि हमने फर्स्ट स्टेप मतलब ये करना है, सेकंड स्टेप में ये करना है, ये सब तुमको भी याद रहना चाहिए क्योंकि हमारा फिफ्थ सिक्स्थ सम आ गए हम। तो क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, मतलब मुझे लाइट हाउस बनाना पड़ेगा, ठीक है, और उसके टॉप मतलब ये रहा उसका टॉप, एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप make an angle of depression of 60 degree. डिप्रेशन वर्ड आ गया है, डिप्रेशन मतलब क्या, तुम नीचे देखते हो, ठीक है, दो एंगल होते हैं, मैंने बोला था एंगल ऑफ इलेवेशन मतलब जब हम ऊपर देखते हैं उसको एंगल ऑफ इलेवेशन बोलते हैं, और जब हम नीचे देखते हैं तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर वो लाइट हाउस के टॉप पर से, अभी लाइट हाउस क्या होता है वो समझो, मूवीज में, अभी तो बहुत सारे लोगों को पता ही रहेगा, पर मूवीज में हमने देखा है कि ऊपर से लाइट वो लोग नीचे रखते हैं कि कोई शिप या कोई ना एंटर हो जाए, कोई गलती से भी घुस ना जाए, वो सब रखने के लिए ऊपर से वो लोग लाइट डालते हैं। एक बड़ा सा लाइट हाउस अगर तुम गूगल में सर्च करोगे तो ऐसे फोटो भी मिल जाएंगे, तो तुम देख लेना, जिसको नहीं पता है वो जहां पर भी सी कोस्ट होता है ना वहां पर ये लाइट हाउस होता ही है कि वो लोग सी में जो हो रही है ना एक्टिविटी उसके ऊपर नजर रख सके, ठीक है। तो ये लाइट हाउस के टॉप पर से एक ऑब्जर्वर है जो यहाँ पर, उस ऑब्जर्वर ने एक शिप को देखा और उसके साथ 60 का एंगल बनाया। लाइट हाउस है तो 90 डिग्री पर ही रहेगा, पर अभी जो मैं एक बात बता रही हूँ ना वो तुमको एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए याद ही रख लेना है, ठीक है। ये लाइट हाउस है, यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है और उसने यहाँ पर एक शिप को देखा, शिप के साथ उसका 60 का एंगल हुआ। अब डिप्रेशन है ना, तुमको एक लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी ही पड़ेगी, और ये 60 का एंगल है ना यहाँ से होता है, क्योंकि वो यहाँ पर खड़ा है तो वो अपने इस एरिया को 60 लेगा ना, क्या देख मेरा शिप के साथ 60 का एंगल हो रहा है, पर ये 60 का एंगल अपने ट्रायंगल में नहीं आता। तो अगर हम दिमाग थोड़ा यूज करें तो ये कोई शेप दिखता रहेगा तुमको, ये कौन सा शेप दिख रहा है, जेड शेप, और जेड शेप मतलब कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट एंगल साथ कॉन्ग्रुएंट, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, वो हमको ही खुद को समझना, वो लोग ने दिया नहीं है, ये हमेशा हम लोग एंगल, जैसे मैंने बोला था ना कि अगर तुमको रेक्टेंगल का शेप दिखे तो तुमको ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी है कि ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, और वो तुमको सॉल्व करके बताना भी है कि ये दोनों साइड सेम है और ये दोनों साइड सेम। वैसे ही अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा ना तो तुमको ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी ही है और बताना ही है कि ये अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। तो इतना मैंने ड्रॉ कर दिया, मैंने जैसे बताया कि ये एक एक्स्ट्रा पार्ट हमने किया है, ये कब हम करते हैं जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन करते हैं, जैसे हम लोग वो टू पोल्स और टू बिल्डिंग में कैसे अगर शेप ऐसे होता है, ठीक है, तो फिर ये हम लोग खुद ही ये 90 डिग्री वाला बना देते हैं परपेंडिकुलर। वैसे ही अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ना तो हम ये लाइन बना ही देते हैं जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और ये है तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, पर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो इसके साथ क्या बना रहा है, अल्टरनेट एंगल, तो ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा, ये सब हम लिख कर बताएंगे तो टेंशन मतलब, ठीक है। और क्या दिया है,
इफ हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, लाइट हाउस की हाइट कितनी दी है? 90 मीटर दी हुई है, ठीक है। फिर फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब ये शिप जो है वो लाइट हाउस से कितनी दूरी पर है, समझना बराबर से खोल दो। लाइट हाउस का हाइट दे दिया 90 मीटर और बोला है कि शिप जो है ना वो लाइट हाउस से कितने डिस्टेंस पर है, मतलब वो लाइट हाउस से कितना दूर है। तो हमको ये फाइंड आउट करना है, ये वाला पार्ट, क्योंकि यही पार्ट बताएगा ना कि शिप यहाँ पर है तो शिप से लाइट हाउस, अब शिप है वो ऐसे ऊपर ऊपर तो जाएगी नहीं ना, दिमाग की बात है, वो तो यहाँ पर लाइट हाउस है तो यहाँ पर ही, तो हमको ये फाइंड आउट, पहले मैं नेमिंग दे देती हूँ। हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था कि एक लाइट हाउस है, उसमें एक टॉप पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, उस ऑब्जर्वर ने शिप को देखा और शिप के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया। जैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन आया ना तुमने तुरंत ये लाइन बना ही दी है, क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन आया मतलब मुझे ये लाइन तो बनानी ही पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर ये 60 है तो ये 60 होगा ही, वो अल्टरनेट एंगल से हो ही जाता है, और ऐसा याद रख लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसके बाद वो लोग ने क्या बोला कि लाइट हाउस का हाइट कितना है? 90 मीटर का, तो वो शिप जो है वो कितनी दूरी पर है लाइट हाउस से। पहले मैंने डायग्राम बना दिया, मेजरमेंट्स लिख दिए, नेमिंग भी दे दिया है। अब मेरा सेकंड मतलब डायग्राम फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो गया है, अब हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे तो तुमको कौन सी चीजें याद आती है, मैं 1 मिनट देती हूँ, तुम याद करो, फिर चेक करो कि जो मैं बोल रही थी वो तुम्हारा मैच हुआ कि। क्वेश्चन को पढ़ो धीरे धीरे और ऐसी चीजें जो रियल में दिखती है वैसी चीजें कलेक्ट करो और फिर वो हम लोग ये डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। अब तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो अभी हम लोग को कौन सी फिजिकल चीजें दिखती है वो मैं बताती हूँ। एक तो लाइट हाउस जो दिख सकता है, एक वो ऑब्जर्वर जो यहाँ पर खड़ा है वो दिखेगा, और एक यहाँ पर एक शिप है वो हमको दिखेगी। बाकी कोई चीजें हमको ना उसमें दी हुई है ना हमको दिख सकती है, तो मैं वही सारी चीजें यहाँ पर बताती हूँ। लेट ए बी represent the height of लाइट हाउस, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया कि ये लाइट हाउस है। फिर ये ए पोजीशन पर यहाँ पर कौन खड़ा है? ऑब्जर्वर, तो ए रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। ए रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। इसके बाद यहाँ पर सी जगह पर क्या है? तो वहां पर शिप है, तो सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ शिप, ठीक है। ये 3 चीजें हमको दिखाई सकती है, तो हम लोग ने वो तीनों चीज को लिखकर बताया कि ये लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है और यहाँ पर शिप है। इसके बाद हम लोग थर्ड स्टेप लिखते हैं, तो थर्ड स्टेप लिखने से पहले मैंने जैसे बोला कि हम लोग हमेशा क्या करेंगे, तो मैंने तुम लोग को बोला था कि हमें हमेशा ये लिखकर बताना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन वाला पार्ट, ठीक है, कि एडी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाला जो बाहर का एंगल होता है ना वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो भी हमको लिखना पड़ता है। जब तुम एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखते हो ना, ये सारी छोटी छोटी चीजें तुमको याद रखनी है, ठीक है। तो वो मैं लाइन अभी लिख रही हूँ कि एडी इज
इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। एडी क्या है, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये डिप्रेशन नहीं लिखना रहता है। जैसे रेक्टेंगल में कोई चीज कैसे कंपलसरी कि हम लोग रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स बताते हैं कॉमन, वैसे ही अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो अभी मैं जो ये लाइन लिख रही है ना वो लिखना ही है, कभी भी भूलना नहीं कि एडी इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ये वाला एंगल दिख रहा है तुमको बाहर का एंगल DAC, ये बाहर वाला एंगल जो ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रहा है, बाहर है, एंगल D angle DAC is the angle of depression। ठीक है, एंगल DAC इज द एंगल। ये दोनों लाइन कब लिखेंगे हम लोग, जब तुम लोग को एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया रहेगा तब ये दो लाइन फिक्स है लिखनी है। रिप्रेजेंट करने के बाद ये आंख बंद करके दोनों लाइन लिख ही लेने की। ठीक है, तो हमने ये बात मतलब मैंने वो लिख दिया, AD is the horizontal line and angle DAC is angle of depression। ये कब आएगा, जब डिप्रेशन रहेगा तब ये दो लाइन लिखनी है, कंपलसरी है ये। और ऐसा सेम सम, एग्जैक्टली सेम सम, खाली नंबर्स अलग, ऐसा प्रॉब्लम सेट में है एक सम। तो फिर तुम लोग को वो बराबर से समझ में आ ही जाएगा। ये पार्ट अगर थोड़ा अभी नहीं समझाएगा तो तब तुमको मैं पूछूंगी क्लास में कि ये तुम क्या करना है, चलो याद करो। तो तुमको सबको आना चाहिए कि हाँ मिस डिप्रेशन है ना, तो रिप्रेजेंट के बाद हमको बताना है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाला एंगल है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो वैल्यूज कौन सी वैल्यू दी हुई है। तो AB का वैल्यू दिया है 90 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बताया था ना कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, तो ये भी बताना है कि एंगल DAC is equal to angle ACB। क्यों, तो अल्टरनेट एंगल्स ये हम बताएंगे। देखो वैसे तो और मैंने वो लिखा ही हुआ है ना, दोनों की वैल्यू 60-60, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन में हमेशा ऐसे ही होता है, जो यहाँ पर एंगल होता है ना वो यहाँ पर होता है। तो AB का वैल्यू 90 दिया है और एंगल ऑफ डिप्रेशन जैसे दिया था 60। ठीक है, तो हम लोग ये 60 तो ये 60 हो ही जाता है, क्यों, तो अल्टरनेट एंगल्स के वजह से। तो एंगल DAC एंड एंगल ACB ये दोनों की वैल्यू कितनी रहेगी, सॉरी मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, ये दोनों की वैल्यू कितनी रहेगी 60। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पर अपना थर्ड स्टेप भी हो गया, क्योंकि इतनी चीज दी थी। AB का वैल्यू 90 मीटर दिया था और ये वाले दोनों एंगल्स की वैल्यू 60 दी थी, वो मैंने लिख दिया। वो दोनों 60 की, उसका रीजन भी लिखना ही है, अल्टरनेट एंगल्स, Z शेप दिख ही रहा है सब। कितना हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फोर्थ स्टेप, जहाँ पर हमारा सम स्टार्ट होता है। याद रखना ये सेम सम प्रॉब्लम सेट में भी है, तो तुम लोग खुद भी घर पे देखना ये वीडियो के बाद कि तुम सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। बाद में हम लोग वो क्लास में तो मैं लूंगी, जिससे हमारा क्या अच्छे से रिवाइज हो जाए, सबका बराबर समझ में आ जाए। अब फोर्थ स्टेप स्टार्ट करते, इतना सबको समझ में आ गया है। फर्स्ट स्टेप डायग्राम किया, वैल्यूज लिखी, नेमिंग लिखी। सेकंड स्टेप में हमने कौन सी चीज रिप्रेजेंट करके डायग्राम में वो लिखा। थर्ड स्टेप में हमने स्टार्ट करने से पहले ये दो लाइन लिखनी है डिप्रेशन की, AD is the horizontal line and angle DAC is a line is the angle of depression। ये लिखना ही है जब डिप्रेशन दिया रहेगा। और फिर हमारा थर्ड स्टेप जिसमें हम लोग वैल्यूज लिखते हैं, तो AB का वैल्यू 90 मीटर दिया है और एंगल DAC और एंगल ACB, हमेशा एंगल जो चाहिए उसको बीच में लिखने का, तो DAC और यहाँ पर इसको बीच में रखे दे तो ACB, वो दोनों की वैल्यू 60 है। क्यों, तो अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब हमारा फोर्थ स्टेप स्टार्ट करेंगे। अभी फोर्थ स्टेप स्टार्ट करने से पहले हम लोग को हमेशा लिखना पड़ता है इन राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है यहाँ पर, ABC, तो ट्राइंगल का नाम लिखा। अब हमको सम स्टार्ट करने से पहले सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें। ठीक है, ये एंगल है, इस एंगल के लिए ये साइड जो दी हुई है और ये साइड हमको फाइंड आउट करनी है।
बराबर। तो ये दोनों साइड्स के लिए क्या होगी वो हमको सोचना है। वापस से बता रही हूँ, ये एंगल है इस, और मैंने क्या बोला हमेशा कौन सी दो साइड लेने की, तो एक साइड जो दी हुई है और एक साइड जो फाइंड आउट करनी है। तो इस एंगल के लिए ये साइड हमको फाइंड आउट कर, सॉरी दी हुई है और ये हमको फाइंड आउट करनी, तो ये होगी ऑपोजिट और ये इसके लिए कौन सी होगी एडजेसेंट। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट किस में आता है, tan में, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। tan तो वैसे ही आएगा, थीटा की जगह में एंगल का नाम लिखूंगी, क्या है एंगल का नाम, एंगल ACB, ठीक है। फिर ऑपोजिट साइड कौन सी है, AB, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC, ठीक है। सबको समझ में आया। tan तो वैसे ही लिखते जाने का, खाली थीटा क्या है, तो थीटा ये एंगल है, इसका नाम क्या है ACB, और अपोजिट और एडजेसेंट की साइड जो थी वो लिखी। फिर वापस tan वैसे का वैसे। अब ये जो एंगल है ACB इसका वैल्यू कितना है 60, वो लिखूंगी। AB का वैल्यू 90 है वो, अब BC हमको पता नहीं, वही हमको फाइंड आउट करना है। अब टेबल में देखेंगे कि tan 60 का वैल्यू क्या है, मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा। कैसे कौन देखते जाएगा, √3 है, tan 60 का वैल्यू क्या है, √3, तो हमने √3 लिख दिया। 90 वैसे का वैसे और BC भी वैसे का वैसे। अब क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, BC का √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 90 के साथ, तो कुछ है ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मैंने 90 का 90 ही है, हमने यहाँ पर क्या किया है क्रॉस मल्टीप्लाई। अब BC फाइंड आउट करना है, मैं ये रब कर दी हूँ, BC इंटू √3 और 90 के साथ कुछ नहीं, अभी BC यहाँ पर ही रहेगा और √3 मल्टीप्लाई में तो इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी तुमको पता है नीचे अगर रूट में कुछ आया, इसका मतलब क्या करना है तुमको, रैशनलाइजेशन, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ये करना ही है कि अगर डिनोमिनेटर में रूट आया तो तुमको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 90 √3 और √3 3। फिर ये दोनों कट हो सकते हैं 3 के टेबल में, 3 1 जा 3 3 जा 0, मैंने बाजू में पीछे ऐसे ही स्टिक कर दिया, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं 0 का। वापस बता रही हूँ, हमने ये रैशनलाइजेशन क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 आया, तो नीचे √3 आया तो उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, फिर ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे का मल्टीप्लाई करना, तो 90 और √3 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 90 √3 वैसे का एज इट इज लिख दिया, और √3 3। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा और 3 3 जा और ये 0 वैसे ही फिक्स कर दिया, तो अब क्या बचा 30 √3। अब √3 की वैल्यू वो लोग ने दी है तो हमको सब्स्टिट्यूट करनी है, अगर नहीं दी है तो हमको नहीं करनी, ये लोग ने दिया है √3 का वैल्यू दिया है तो हमको लिखना पड़ेगा √3 की जगह 1.73, और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना और जो आंसर है लिख देना है। 3 3 पहले 0, 3 3 जा 9, 3 7 जा 51.90 आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया क्योंकि हमको BC के वैल्यू में दिया जो हमको फाइंड आउट करने बोला था उन्होंने। लास्ट में हमको लिखना है कि शिप is 51.90 मीटर अवे फ्रॉम द लाइट हाउस। यहाँ पर सम स्टार्ट करने का मैं ये वापस से फोर्थ स्टेप एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। तो 10 का वैल्यू हमने पहले 10 क्यों लिया, क्योंकि ये
फाइंड आउट करना, मतलब ये दी हुई थी और ये हमको फाइंड आउट करना था। तो ये दोनों साइड क्या हो रही थी इस एंगल के लिए, ऑपोजिट और एडजेसेंट। ऑपोजिट और एडजेसेंट किसका फॉर्मूला है, tan का। फिर थीटा की वैल्यू मतलब कि एंगल का नाम लिखना, इधर ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड का नाम लिखना। फिर एंगल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, साइड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। tan 60 का वैल्यू √3 था, टेबल में देखकर लिखा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर √3 डिनोमिनेटर में आ रहा था, तो फिर मुझे रैशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा अगर रूट डिनोमिनेटर में आता है तो। फिर ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई किया और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई किया, तो 90 और √3 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो वैसे का वैसे लिख दिया और √3 हो गया। 3 के टेबल से कट किया तो 30√3 आ। वैसे ये सब यहाँ पर ही स्टॉप हो जाता अगर वो लोग ने √3 का वैल्यू 1.73 दी ना दिया होता, पर वो लोग ने 1.73 वैल्यू दी है, तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया और फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये सम भी हो गया, ये सेकंड सम। अभी ये जो सम बाकी है ट्री वाला वो हम लोग क्लास में ही करेंगे। यहाँ पर हमारा सम और ये वीडियो मेरा खत्म हो गया है। मैंने 2 सम करवाया है, बाकी के सम हम लोग क्लास में करेंगे। अगर कुछ डिफिकल्टी हो तो मुझे क्लास में पूछ लेना। चलो भाई, बराबर से केतु है ये, तो होमवर्क में 2 बार और क्लास वर्क में 1 बार, टोटल 3 बार सम हो जाएगी। क्लास वर्क में भी लिखना है और होमवर्क में 2 टाइम लिखना है। ठीक है, चलो।